हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी हमारी 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए प्लेलिस्ट पे और जाकर जो है क्लासेस को अटेंड कीजिए। जब भी आपका पेज टाइम, जब आपको फ्री लगता है, यस आप फ्री हो, आप रिवीजन करना चाहते हो, तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे और क्लास को देखिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें करवा रखी है आपको, जो एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला है। सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं सारा कुछ मैंने बताया और यहाँ पर मैं आज आपको मोस्ट जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है रिसर्च एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग वो आज आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ या जो भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, जो ज्योति मैम ने पढ़ाया था वो बिल्कुल सही पढ़ाया था। ठीक है, तो यही होने वाला है आज। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ऊपर आपको लिंक दे रखा है, ये टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपको सारी क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ, सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको चैनल का लिंक भी मिल जाता है, तो चैनल का लिंक पे जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पे फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। वहां पे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की 12 क्लासेस ली है और आई थिंक शायद रिसर्च की भी 12 क्लासेस 11 क्लासेस होगी, तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। फिर मैंने मैराथन करवाया था। मैराथन कराने के बाद अब हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। अभी हमारे 2-3 दिन जो है अच्छी तरीके से एमसीक्यू सीरीज चलने वाली, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ, बिजी चल रही हूँ, तो इस वजह से 2-3 दिन आपके एमसीक्यूज की क्लासेस ही चलेगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम न्यू यूनिट लेके आए तो बिल्कुल एक जोश के साथ लेकर आए। ठीक है, और मैं चाहती हूँ किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो और एक एनवायरनमेंट भी अच्छा बना रहे, साथ ही साथ हमारा टाइमिंग भी एक तरीके का सेट हो जाए। तो जैसा कि मैंने टाइमिंग के रिगार्डिंग भी आप लोगों से क्वेश्चन किए थे कि मुझे बताना कि किस टाइम पर क्लास करना शुरू जो है ठीक रहेगा, जिस टाइम पर आप सभी के सभी फ्री हो सकेंगे। तो शाम की क्लासेस का मैंने आप लोगों को बोला था, तो मे बी शायद आपकी कल से लाइव क्लासेस हो सकती है। ठीक है, मैं भी आपको बता रही हूँ, बट मे बी कल से आपकी क्लासेस लाइव हो सकती है, तो इसीलिए सभी के सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि एमसीक्यू क्लासेस ही चलेगी। तो एक दो दिन कोशिश करूंगी कि शायद हमारा न्यू जो भी यूनिट है वो शुरू कर दूं। अगर हो गया तो जाहिर सी बात है मैं शुरू कर दूंगी, देखूंगी। बट अभी एमसीक्यूज 1-2 दिन हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, बट क्लासेस लाइव होने वाली है। ये वाली जो क्लास है ये तो आपकी डी लाइव है, बट कल से आपकी क्लासेस लाइव होने वाली है। और टाइमिंग का जो मैंने बोला था, मुझे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे। बच्चों ने मुझे बोला, किसी ने बोला 8 बजे मैम, किसी ने बोला 7 बजे। तो अब एक बार आप थोड़ा सा खुद फाइनल करके मुझे एक टाइमिंग मेंशन कर दीजिए कि इस टाइम पर क्लास होनी चाहिए। सो वो लाइव जो क्लास का टाइमिंग होगा हमारा, वही सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप जो है आपको पता चल गया। ठीक है, तो वही हमारा क्लास का टाइमिंग हो जाएगा और अब हमारी लाइव क्लास शुरू होने वाली। तो सभी के सभी ज्वाइन करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सीरियसली होके हमारी 3rd यूनिट जो है चलने वाली है, तो 3rd यूनिट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी 2 यूनिट्स नहीं कंप्लीट की, अपना जब भी फ्री टाइम होगा यूनिट देख लेना, बट 3rd यूनिट के लिए सब प्रेजेंट होने चाहिए। सभी के सभी का यहाँ पर जो है होना चाहिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अपलोड किए जाए, तो चाहिए क्या भैया आपको? जिन्होंने पढ़ना है ना, जिनका टारगेट फिक्स है कि हाँ भाई, जिन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर करना है या अपना नेट क्वालिफाइड करना है, वो लोग भाई पढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी है, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक जब उनको टाइम मिल रहा है वो क्लासेस को देख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के कि मैम आप पढ़ाते रहिए क्योंकि हम आपकी क्लासेस देख रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं और इसी तरीके से आप क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि देखिए, जब तक सोचते रहोगे ना, काम नहीं बनने वाला भैया। जब तक पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगे, हिरोस्टिक नहीं अपनाओगे, यस बाय डूइंग कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा? ठीक है, करके सीखोगे। तो यहाँ करो और फिर उसके बाद अपना रिजल्ट देखना कितना बेटर और कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आता है। और आप लोग सब के सब इस बार जो है जेआरएफ नेट क्वालिफाइड करने वाले हो। ठीक है, सो अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, सो आपका यहाँ पर सब क्लियर होने वाला है।
ठीक है, तो चलिए बने रहिए इसी तरीके से और आज की क्लास को अब हम शुरू करेंगे। तो अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। राधे ज्योति नाम से फेसबुक आईडी है। इस तरीके का स्टडी लोगो जो है, स्टडी टीचर का लोगो लगा होगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। टाइमिंग जरूर मुझे बता दीजिएगा, जो भी आपका टाइमिंग होगा, और आपको जो बैच अटेंड करना है प्ले लिस्ट में से वो आपका होगा गोल्डन ईरा का बैच। तो गोल्डन ईरा का बैच ही अभी हमने रिसेंटली शुरू किया था, तो वो उसके हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको गोल्डन ईरा बैच में मिल जाएगी। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड है, यूनिट सेकंड चल रही है। इसके हमने कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अपनी प्रीवियस क्लास में किए थे। आज हम उधर से ही कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्लासेस, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। यस, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। यस, यहां से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बिल्कुल सीरियस हो जाइए सभी के सभी। तो आज हम बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, वो सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके जून और दिसंबर 2023 वाले क्वेश्चंस थे, जो उसमें आए थे। रिपीटिशन में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी उसी से रिगार्डिंग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इन टॉपिक्स को उठाकर ही आपके हमेशा चेंजेस करके क्वेश्चंस बन के आते हैं। सो आज हम टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी पोटेंशियल फॉर द न्यूट्रलिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिव ग्रेटर। ठीक है, प्रिपेयरिंग अ रिसर्च समरी, प्रेजेंटेशन अ सेमिनार पेपर, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस या पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन के पोषण की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो किस में होती है? जिसमें आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं एंड क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए, जाहिर सी बात है, प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च समरी, जब आप समरी तैयार करते हैं तो कोई चीज आपको पता हुआ है, आप क्या कर रहे हो, उसकी समरी कर रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप समराइज किसी चीज को बताते हो तो वो ऑलरेडी आपको चीज पता होती है, तो वहां पर आप कुछ क्रिएटिव नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है समरी में समरी नहीं हो सकता। प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, जब आप किसी तरीके का सेमिनार पेपर प्रेजेंट करते हो तो उसमें भी आपकी कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो, तो टॉपिक भी ऑल नो, हमें सबको पता होता है, और हम एक सेमिनार क्रिएट करने के लिए एक पेपर प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम कोई एक न्यू डिस्कवरी या न्यू कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम वहां पर बताते हैं, तो वो जाहिर सी बात है, तो ये भी आपका जो है नहीं हो सकता है। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो क्या वहां पर आप बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हो? देखिए, अच्छा क्रिएटिव आप हो सकते हो, थोड़ा सा आपका अपनी नॉलेज, अपना थॉट हो सकता है, लेकिन आप क्रिटिकल थिंकिंग वहां पर करोगे, कुछ न्यू यूनिक करोगे तो नहीं, आप वहां पर भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंट चीज आप वहां पर नहीं करते हो, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं आएगा। यस, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप मैंने आपको बताया था कि वर्कशॉप आपका छोटा भी होता है, छोटे लेवल पे भी होता है और बड़े लेवल पे भी होता है, मतलब लार्ज और स्मॉल दोनों तरीके से होता है। वर्कशॉप में आप इन्वॉल्विंग होते हो, यहां पर आप एक्शन करते हो, यहां पर आप डूइंग करते हो, मतलब यहां पे डूइंग प्रोसेस आपका होता है, मतलब आप प्रैक्टिकली किसी चीज में प्रेजेंट होते हो यहां पर वर्कशॉप पर। ठीक है, प्रैक्टिकली आप किसी चीज को सीखते हो। अब यहां पर बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, अलग अलग मतलब सोच विचार होते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप जब कोई काम करते हो तो यहाँ पर एक आपके मन में अलग अलग आइडियाज क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पर आप क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हो और क्रिएटिव भी होते हो, आप नई नई चीजें यहाँ पर करके देखते हो, इस चीज से नहीं हो रहा तो दूसरी चीज करके देखोगे, दूसरी से नहीं होता तीसरी करके देखोगे। यहाँ पर आप प्रेजेंटली मैं कह सकती हूँ कि इन्वॉल्व होते हो यहाँ पर। ठीक है, फिजिकली आप वहां पर प्रेजेंट होते हो और आप उस काम को करते हो, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। क्लियर है? पता भी होना चाहिए। देखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को लेकर या हर आंसर को लेकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, जब आपको कहते हैं, हम लोग सिंपली कह देते हैं कि स्टूडेंट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए आप लोग, तो आप लोग क्या करते हो,
आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर पढ़ते हो एंड दैट सॉल्व, और आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हो। यही तो काम नहीं करना, यही तो गलत कर रहे हो आप लोग। क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ा आपने, जो बात जो उसमें 3 जो आपको एक्स्ट्रा दे रखे ना, आपको उनको भी, उनके भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट बार क्वेश्चन बनेगा ना वो उन्हीं 3 या उन्हीं 4 में से ही बनेगा, उसी में से, क्योंकि उस पोर्शन को अगर वहां डाला गया है ना तो नेक्स्ट बार क्वेश्चन उसी में से निकल कर आएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन के साथ उनकी हर एक थ्योरेटिकल चीजों को भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है अगर इसमें से कहीं से भी आ गया तो आप क्लियर हो उस चीज के लिए, ठीक है। तभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसमें क्या चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, याद कीजिए हाइपोथेसिस को। इट इज द विटल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस, ये विटल स्टेप होता है रिसर्च में, विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फैक्ट अबाउट द स्टेप्स, इनकरेक्ट फैक्ट बताना है इसमें, ठीक है। इनकरेक्ट फैक्ट इसमें से कौन सा होगा, तो पहला है एक्सट्रेनियस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सिस्टम। दूसरा है यहाँ पे रेशियो स्केल्स कैन हैव बीन एब्सोल्यूट जीरो, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, या नॉमिनल स्केल कैन नॉट बी अरेंज इन अ कैटेगरी। क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या लगता है आप लोगों को, थोड़ा आप लोग भी सोचिए और फिर बताइए। देखिए इसकी अगर मैं बात करूं आपको तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो इनकरेक्ट फैक्ट होगा, इसमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो एस्टेन्यूस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल, एस्टेन्यूस एक सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं इसमें आपके स्केल की ही बात करूं, डाटा स्केल की बात करूं कि डाटा स्केल में हमारे पास कौन कौन से चरण होते हैं, बिकॉज इन्होंने कहा कि जो नॉमिनल स्केल है कैन नॉट बी अरेंज इन अ कैटेगरी, तो ये वाला जो है इसका ऑप्शन जो है हो सकता है जो इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो नॉमिनल स्केल होता है, हमारे पास 4 प्रकार के स्केल होते हैं ना, जो मैंने आपको बताए भी थे, NOIR, यही 4 स्केल होते हैं आपके, है ना। सबसे पहले आपका क्या आता है, नॉमिनल आता है, सबसे पहले आपका नॉमिनल आता है, 4 स्टेज इस तरीके से 4 आपके होते हैं। ये क्या है, ये आपके डाटा स्केल है, मतलब स्केलिंग होती है, स्केलिंग टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो ये डाटा स्केल होता है, किस तरीके से चेक करते हैं, पहले आपका नॉमिनल स्टेज होता है, फिर आपका ऑर्डिनल स्केल होता है, फिर आपका इंटरवल होता है और फिर आपका रेशियो स्केल होता है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हो, ठीक है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। ये आपका नॉमिनल स्केल हो गया, ये आपका ऑर्डिनल स्केल हो गया, ये आपका इंटरवल हो गया और ये आपका रेशो हो गया। इस तरीके का आपका स्टेज वाइज स्टेज चलता है। इसमें क्या होता है, जो आपके फर्स्ट वाले 2 होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्वालिटेटिव होते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वालिटेटिव तरीके से हम यहाँ पर चेक करते हैं हर एक चीज को, डाटा हो या किसी भी तरीके की हमें यहाँ पर स्टोरेज करनी है तो वो हम क्वालिटेटिव के वे में करेंगे, मतलब गुणात्मक तरीके से करेंगे। जो IR होता है, मतलब जो आपका इंटरवल और रेशो होता है, इन दोनों को हम क्वांटिटेटिव के करते हैं, मतलब मात्रात्मक तरीके से यहाँ पर चेकआउट किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, बट इन्होंने सिर्फ हमें नॉमिनल के बारे में पूछा है कि जो नॉमिनल स्केल होता है क्या हम उसको कैटेगरी में जो है वो करते हैं, अराइवल करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको कैटेगरी में अरेंज नहीं करते, मतलब इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। ऑर्डिनल भी होता है, इंटरवल, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम जो है इसको कैटेगरी में अरेंज नहीं करते हैं, ऐसा लिखा है, कैन नॉट बी अरेंज इन कैटेगरी, जबकि हम नॉमिनल को कैटेगरी में ही अरेंज करते हैं। यहाँ पर सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं, डाटा में हम अलग अलग तरीके से स्केल देखते हैं। तो जो नॉमिनल होता है हमारा, उसको हम कैटेगरी में अरेंज करते हैं। जो हमारा ऑर्डिनरी होता है उसको हम ऑर्डर्स में, ऑर्डर की तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। इंटरवल जो होता है, इंटरवल में आपका ऑर्डर भी आ जाएगा और साथ में इंटरनल भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आप इंटरनल जो गैप्स होते हैं उनके तरीके से भी करते हैं और ऑर्डर की तरीके से भी करते हैं। रेशो में आप 0 पॉइंट से लेकर वहां पर जो है डाटा को कलेक्ट करते हो और देखते हो, और यहाँ रेशोज के अंदर आपके सारे आ जाते हैं, नॉमिनल भी आ जाते हैं, ऑर्डिनल भी आ जाते हैं और इंटरवल भी आ जाते हैं, ये चारों आपके रेशो के अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डाटा स्केल का कॉन्सेप्ट, ये आप समझ लेना, बहुत इजी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत दे रखी है वो यही दे रखी है, क्योंकि उन्होंने बोला नॉमिनल स्टेट को कैटेगरी में हम नहीं मेजरमेंट करते, जबकि हम करते हैं। यहाँ पे कैन नॉट बी अरेंज लिखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो है
रेशियो स्केल कैन हैव बीन एब्सोल्यूट जीरो, जो रेशियो स्केल होता है वो बिल्कुल मैंने कहा आपको कि 0 पॉइंट से 0 रेशियो से ही देखा जाता है उसको, और उसके अंदर सारे आते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों आते हैं। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो हाइपोथेसिस होती है वो एक टेंटेटिव मतलब अस्थायी जो है स्टेटमेंट होती है, तो बिल्कुल एक अस्थायी स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो हम परिकल्पना कर रहे हैं वो हमारी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आधी सही आधी गलत भी हो सकती है, यही तो बताया ना मैंने आपको, इसलिए वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। फिर एक्स्ट्रा न्यूज इज अ स्टेरर, जो एक्स्ट्रा न्यूज होता है, एक्स्ट्रा न्यूज क्या होता है, मैंने आपको वेरिएबल्स करवाए हैं 3, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा न्यूज वेरिएबल, जो इसके कारण होते हैं, जिसके कारण इफेक्ट हो रहा होता है। सो एक्स्ट्रा न्यूज जो वेरिएबल होता है दैट इज श्योर टाइप ऑफ वेरिएबल, वो एक श्योर टाइप ऑफ वेरिएबल होता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सिस्टम, जो एक्सपेरिमेंटल का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वो अदर रीजंस हो सकते हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंटल का पार्ट नहीं होता, वो आपका कंट्रोल ग्रुप के अंदर आता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बाकी दे रखे, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी गलत दे रखी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखे मैंने, और आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं किसी रिसर्च प्रॉब्लम का, द नेक्स्ट टास्क विल बी कंडक्टेड द लिटरेचर सर्वे। क्या फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट लिटरेचर सर्वे करना होता है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है रिसर्चर्स में रिव्यू बोथ काइंड ऑफ लिटरेचर, यहाँ पर रिसर्चर जो है दोनों काइंड के लिटरेचर्स को, कंसेप्ट लिटरेचर्स को पढ़ता है एंड एम्पिरिकल रिसर्च लिटरेचर को पढ़ता है। तो क्या ये दोनों बातें सही है? तो क्या लगता है कि क्या सही है ये दोनों स्टेटमेंट, बताइए। ठीक है, देखिए यहां पर दोनों स्टेटमेंट को देखिए। पहली स्टेटमेंट बोला आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें रिसर्च के जो स्टेप है, रिसर्च के स्टेप्स है ना, वो पता होने चाहिए। तो रिसर्च के स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च के स्टेप में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब वो प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है, कोविड की हो सकती है, डॉरी सिस्टम की हो सकती है, गाइस किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम, नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम के बाद हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं। प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं। लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं माइंड में, और फिर हम उसका एक डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, इतना सा याद कर लिया। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके प्रति हम एक लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे। फिर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, माइंड में एक परिकल्पना बनाएंगे उसके प्रति। फिर जब माइंड में एक परिकल्पना बन गई, उसके बाद हम एक डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, और डिजाइन के बाद सीधा आपका आ जाता है कार, जिससे सी से आप क्या करोगे, यहाँ पर पूरी तरीके से डाटा को कलेक्ट करोगे। डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। डाटा कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरी एनालिसिस होगी, और एनालिसिस करने के बाद आप एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो रेडी करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप होते हैं, इनको याद कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आएगा, आपको स्टेप याद रहेंगे तो आप नहीं भूलोगे। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पर जो है, जब आप डिजाइन प्रिपेयर करते हो ना, डिजाइन के बाद आप सैंपल बनाते हो। डिजाइन बनाने के बाद आप सैंपल बनाओगे, ठीक है, पहले ही नहीं बनाओगे यहाँ पे। और एक चीज और आ जाती है, हाइपोथेसिस टेस्ट कब करते हो आप, तो हाइपोथेसिस जो टेस्ट होती है, एनालिसिस करने के बाद आप हाइपोथेसिस जो है टेस्ट करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। सिंपली याद कर लीजिए, सबसे पहले आप प्लान करते हैं, प्लान के बाद आप प्रॉब्लम पकड़ते हैं, प्रॉब्लम पकड़ने के बाद आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हो, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। यहाँ पे आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, टेस्ट नहीं कर रहे हो, टेस्ट आगे होगा, इतनी सी बात याद रखिए। फिर आप डिजाइन बनाते हो, डिजाइनिंग के बाद आप सैंपलिंग उसके अंदर ही आ जाता है, डिजाइन के अंदर आप सैंपलिंग करते हो। डिजाइन बनाते हो, डिजाइनिंग करने के बाद आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो उस डाटा को। एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस के अंदर ही अब हाइपोथेसिस टेस्ट भी करते हो। जो आपने परिकल्पना बनाई थी आप उसको टेस्ट करते हो, अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं होती है तो रिजेक्ट कर देते हो। सो यहाँ पर आप अपने हाइपोथेसिस टेस्ट भी इसके अंदर कर देते हो, एनालिसिस के अंदर।
उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, अपना रिपोर्ट रेडी कर देते हो, मतलब रिसर्च रिपोर्ट रेडी कर लेते हो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर उन्होंने बोला कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम के बाद क्या आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हो, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर लिटरेचर का सर्वे करते हो, लिटरेचर रिव्यू ही पढ़ते हो। कहां कहां आपको लिटरेचर मिल रहा है उधर लिटरेचर सर्वे करके लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड बात यहां पर क्या कही गई, द रिसर्चर नीड टू रिव्यू बोथ काइंड ऑफ लिटरेचर, क्या यहाँ पर दोनों तरीके के लिटरेचर पढ़े जाते हैं, कंसेप्चुअल लिटरेचर भी पढ़ा जाता है और इंपेरिकल रिसर्च भी पढ़ा जाता है। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है, कंसेप्ट को क्लियर करना। यहाँ पर आप लिटरेचर क्या करते हो, कंसेप्ट को क्लियर करते हो। तो क्या कर रहे हो, दूसरों के रिसर्चर्स ने जो रिपोर्ट रेडी कर रखी है उनके कंसेप्ट को ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। और साथ साथ इंपेरिकल रिसर्च कर रहे हो, यहाँ पे इंपेरिकल लिटरेचर पढ़ते हो। इंपेरिकल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस लेते हो, अनुभव करते हो, अनुभव जन्य जो है यहाँ पर रिसर्च करते हो आप, तो वो भी आप इसके अंदर करते हो, वही लिटरेचर आप यहाँ पर पढ़ते हो। तो ये दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल करेक्ट आ जाती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप माई आंसर इज क्लियर, ठीक है। ये स्टेप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं चीजें आपको समझा रही हूँ ना बच्चों, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, और यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से ये स्टेप्स होते हैं, इन्हें पढ़ लेना। आगे नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कम फर्स्ट अमंग द गिवन स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस बिलो। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो वही चीज सेम टू सेम जो मैंने आपको बताई। क्या होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के बाद आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हो, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप क्या करते हो, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो यहाँ पे, ठीक है। हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद डिजाइन बनाते हो, डिजाइन बनाने के बाद आप कार डिजाइन बनाने के आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर एनालिसिस करोगे और फिर आप रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे। इसके अंदर डिजाइन रिव्यू के बाद आप सैंपलिंग रेडी करते हो और एनालिसिस करने के बाद आप हाइपोथेसिस का टेस्ट भी करते हो। ये चीजें आपकी जो है होती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग पहले करते हो? फर्स्ट स्टेप पूछा है आपसे, कौन सा स्टेप पूछा है? फर्स्ट स्टेप पूछा है। फर्स्ट स्टेप इनमें से कौन सा होगा? हाइपोथेसिस टेस्ट आप कब करते हो? जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे। ये पीछे का प्रोसेस आ गया। सैंपलिंग आप कब करते हो? सैंपलिंग आप तब करते हो जब आप डिजाइन बनाते हो, तो डिजाइन पहले बनाओगे, सैंपलिंग बाद में करोगे। फिर आ जाता है रिसर्च डिजाइन बनाना, तो यस रिसर्च डिजाइन आप यहाँ पर करते हो। डाटा एनालिसिस करना, डाटा एनालिसिस आप पीछे करते हो। तो यहाँ पर जो रिसर्च डिजाइन है, इनमें से जो पहला स्टेप होगा वो कौन सा होगा? रिसर्च डिजाइन, क्योंकि सबसे पहले आप रिसर्च को डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद सैंपल रेडी करोगे, फिर आप डाटा का एनालिसिस करोगे, फिर डाटा की टेस्टिंग करोगे। यस यही चीज, यही स्टेप आपके चारों हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका आएगा यहाँ पर रिसर्च डिजाइन। क्लियर है? इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंट टू विच डिफरेंसेस फाउंड द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट रिफ्लेक्ट द ट्रू डिफरेंसेस अमंग दोज बीइंग टेस्टिंग इन नोन एज। ट्रू डिफरेंसेस कहां बताते हैं? तो ट्रू जो डिफरेंसेस बताते कहां? रिलायबिलिटी में, वैलिडिटी में, प्रैक्टिकलिटी में या एक्यूरेसी में। सिंपल सी चीज है। देखिए रिलायबिलिटी क्या होता है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है जब आप एक ही चीज, एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार करते हो। मान लीजिए आपने प्लस किया, 2 + 2 = 4, यस 2 + 2 = 4, ओके। सो यहां पर आपने वही किया, बाद में आप फिर दोबारा कैलकुलेटिंग में कर रहे हो, 2 + 2 = 4, एंड देन फिर कैलकुलेटिंग में कर रहे हो, 2 + 2 = 4। सो आप जितनी बार भी करोगे बट रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट सेम आएगा, बट डूइंग वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो? बार बार कर रहे हो। सेट दिस इज क्या कहते हैं उसको? रिलायबिलिटी कहते हैं। एक ही चीज को बार बार करके रिजल्ट को सेम लेकर आना, दैट इज रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी में आप क्या करते हो? वैलिडिटी में आप दो तरीके इस्तेमाल करते हो, एक प्रैक्टिकल भी हो सकता है, एक दूसरा भी हो सकता है। तो सो यहां पर आप इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, एक आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हो और एक आप प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो। आपने क्या किया? कैलकुलेटर अपने सामने लिया, कैलकुलेटर में आपने लिखा 2 + 2 = 4, यस 2 + 2 = 4।
सो यहाँ पर आप एक कैलकुलेटिंग से कर रहे हो तो रिजल्ट विल बी 4, रिजल्ट 4 आ रहा है। और एक आपने हाथों से सॉल्व करके क्वेश्चन को देखा, आपने हाथों को किया 4 + 4 करके हाथों से कैलकुलेशन यहाँ पर की है और उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब यहाँ योर मेथड डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हो। सो एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज कर रहे हो, एक हैंड रिटन मेथड यूज कर रहे हो, बट आंसर विल बी सेम। आंसर सेम आ रहा है, मेथड अलग अलग है। तब आपका यहां पर कौन सी डिफरेंसेस होगा, उसे आप कहोगे ट्रू डिफरेंसेस, ट्रू डिफरेंसेस। और वही यहां पर उस टेस्टिंग को क्या कहा जाता है, यहां पर वैलिडिटी कहा जाता है। सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैलिडिटी हो जाएगा, जहां पर आप डिफरेंट वे से आप यहां पर टेस्ट करते हो और आंसर विल बी सेम। टेस्ट के दौरान आपका आंसर आता है। प्रैक्टिसिटी क्या होता है, प्रैक्टिसिटी में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक ही चीज की आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो आंसर आपका सेम ही आएगा। एक्यूरेसी में आपका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज होती है, इसका आंसर जो है आपका वैलिडिटी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ लेना, आंसर्स भी डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द स्मैटिक डिफरेंशिएटेड स्केल। स्मैटिक डिफरेंशिएटेड स्केल जो है वो किसने दिया था। तो सबसे पहले तो स्मैटिक का मतलब क्या होता है। स्मैटिक का मतलब यहाँ पर होता है वर्ड्स। स्मैटिक का वर्ड मतलब क्या होता है यहाँ पर, वर्ड्स। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, पहले भी हमारा क्वेश्चन था ये वाला। रिपीटेशन में इसलिए आ रहे हैं देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ रखे हैं, सो आपको डाल रही हूं मैं यहाँ पर। सेमेटिक का मतलब होता है वर्ड्स। ये क्या होता है, सेमेटिक डिफरेंशिएटेड स्केल होता है। क्या होता है ये, डिफरेंशिएटेड एक स्केल होता है जिसमें क्या होता है, सेमेटिक होता है। मतलब यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बिल्कुल सेमेटिक होंगे, ऑपोजिट होंगे। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर वर्ड को यूज कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड कर लेती हूँ यूज रिच, रिच वर्ड यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो रिच का बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा, पुअर। रिच का पुअर आ जाएगा। जैसे मैंने वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे लव, तो लव का बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेट। यस, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड हमने चूज करना है, ठीक है। जैसे और कोई वर्ड आप कर लो, एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड हो गया। और यहां पर बिल्कुल आ जाएगा अनएजुकेटेड, ठीक है, अनएजुकेटेड। बिल्कुल इसमें बिल्कुल टाइपिंग बिल्कुल सही नहीं आ रही है, लिखा हुआ सही नहीं आ रहा, बहुत गंदी हैंड राइटिंग यहाँ पर हो रही है। इतनी गंदी हैंड राइटिंग मेरी है नहीं ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, एक तरीके से स्केल होता है, सेमेटिक डिफरेंशिएटेड स्केल होता है, जहां पर दो वर्ड्स जो साइड साइड के लिखे होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर लव लिखा है तो यहां पर क्या लिखा होगा, हेट लिखा होगा। इस तरीके से बिल्कुल डिफरेंशिएट वर्ड होते हैं। अब यहाँ पर बीच की सिचुएशन क्या होती है, बीच की सिचुएशन बिल्कुल न्यूट्रल होती है। क्या होती है, बिल्कुल न्यूट्रल यहाँ पर बीच की सिचुएशन होती है। जैसे हम कोई और ही वर्ड ले लेते हैं, सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। और यहां पर आपका न्यूट्रल आ जाएगा, यहां पर आपका न्यूट्रल आ जाएगा। तो जो ये बीच के स्केल होंगे, यहां पर थोड़ा जो है लेस सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, या थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड हो जाएगा। और न्यूट्रल के बाद यहां वाला आपका हो जाएगा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इस तरीके के आपका जो स्केल होता है उसमें आप मेजरमेंट करके बताते हो। तो ये जो स्केल, सेमेटिक डिफरेंशिएटेड स्केल जो था वो किसने डेवलप किया था, तो वो आपका चार्ल्स ई ऑसगुड ने डेवलप किया था। याद कर लीजिए इस नाम को, चार्ल्स ई ऑसगुड ने ये स्केल का जो मेजरमेंट था, जिसमें आपका एक से बिल्कुल डिफरेंट ही आपका होता है और आप वहां पर स्केल द्वारा मेजरमेंट करके बताते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव होता है ये बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेशन रीजन का क्वेश्चन है। असेशन रीजन में एक चीज आपको मैं बता दूं, ये आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन में हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ये तो चलो पता चल जाता है आपको, असेशन ठीक है या रीजन ठीक है, ये चीजें तो आपको पता चल जाती है। लेकिन बोलते कि मैम ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा। तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये कैसे पता चलेगा, जब आप उन दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, बिकॉज लगा दोगे। क्या लगा दोगे, बिकॉज। समझ आया, बिल्कुल हैंडराइटिंग गलत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो बिकॉज अगर आप लिख दोगे तो आपकी स्टेटमेंट को अब आप देखोगे कि आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि नहीं है।
मतलब जो पहली बात बोली गई है वो क्या दूसरे से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, दोनों एक बात है कि नहीं, क्योंकि लगा दोगे बीच में, क्योंकि लगा के आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना, अगर आपको सही लगेगी इसका मतलब एक्सप्लेनेशन, एक की एक्सप्लेनेशन दूसरी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल मैच कर रही है और बिल्कुल सही है। अगर क्योंकि लगाकर वो स्टेटमेंट सही नहीं होती है, सो आप मना कर सकते हो कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल भी जो है आंसर 1 और आंसर 2 मतलब असेंशन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं दी है, पहले में बात कुछ और कही है, सेकंड में बात कुछ और कही है, समझ आया? तो एक्सप्लेनेशन कैसे चेक करते हैं, जब आप क्योंकि लगाकर दोनों स्टेटमेंट को देखोगे, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच आउट करेगी, ठीक है। चलिए, अब असेशन में बोल रहे हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। जो मार्केटिंग रिसर्च होती है, क्या वो फाइन एग्जांपल है अप्लाइड रिसर्च की? और एक्शन में बोला गया, रीजन में बोला गया, द मार्केटिंग रिसर्च जो है गिव्स अ न्यू इनसाइट एंड थ्योरी अबाउट द प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। तो यहां पर बताइए कि क्या आंसर आपको लग रहा है। ठीक है, तो गाइस देखिए जरा समझिए, सबसे पहले बोला मार्केटिंग जो रिसर्च होता है, जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं हम, दैट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए मार्केटिंग आप रिसर्च कर रहे हो, मार्केट में जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो। यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च मैंने क्या बताया था, बेसिक रिसर्च मैंने बताया था जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ चीजें बनी बनाई आपको मिल जाती है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को डालते हो अपने उसमें। अप्लाइड रिसर्च में आप एक्शन में आ जाते हो, अप्लाइड रिसर्च में आप एक्शन में आ जाते हो, अप्लाइड करते हो। तो मार्केटिंग रिसर्च जो होता है, जब आप मार्केटिंग करते हो किसी चीज की, तो आप काम करते हो, यहाँ पर एक्शन करते हो, अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो। तो ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। सेकंड बात है कि मार्केटिंग जो रिसर्च होती है गिव्स अ न्यू इनसाइट एंड थ्योरी अबाउट प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। जाहिर सी बात है, जब आप जाओगे कहीं, जाओगे काम करोगे, उस चीज को करोगे, तो आपको थ्योरी भी मिलेगी और आपको उसकी आंतरिक बातें भी पता चलेगी। आपको उस जो आपका प्रोडक्ट है या जो भी जिस चीज की आप मार्केटिंग कर रहे हो उसके बारे में अंदरूनी चीजें भी आपको यहाँ पर पता चलेगी, इनसाइट की नॉलेज आपको मिलेगी, इनसाइट की थ्योरी आपको यहाँ पर पता चलेगी। उस प्रोडक्ट की जो रियलिटी है ना, वो आपको तब पता चलेगी जब आप उस चीज को करोगे, सामने जाओगे। सो ये दोनों बातें आपके बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इसमें बिकॉज लगाए तो मार्केटिंग रिसर्च इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च बिकॉज द मार्केटिंग रिसर्च गिव न्यू इनसाइट या थ्योरी अबाउट अ प्रोडक्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीजें वो एक डिफरेंट बात मार्केटिंग की गई है, लेकिन अलग अलग बातें की गई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें नहीं है। सो यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, आंसर में देख लीजिए, आई थिंक इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट द आर जो है दैट इज नॉट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन को भी पता करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट 1 कहती है स्किन प्रॉब्लम्स आर नॉट कॉज्ड बाय केमिकल इन मेकअप प्रोडक्ट्स। जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो केमिकल के प्रोसेस कॉज नहीं होती है, उसके कारण नहीं होती है, बट द स्किन प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय केमिकल इन मेकअप प्रोडक्ट। दूसरी बात कहता है कि ये केमिकल प्रोडक्ट से होती है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू नल हाइपोथेसिस। याद कीजिए मैंने आपको दो प्रकार की हाइपोथेसिस बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक नल हाइपोथेसिस और एक था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है और यहां पर यही पूछा गया है, अल्टरनेटिव ने पूछा, बट नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है। तो इन दोनों में से जो नल हाइपोथेसिस वाली स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी, वो आप बताओगे। तो क्या लगता है कि क्या स्टेटमेंट होगी? बहुत इजी है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अगर अच्छे से समझा होगा तो जरूर बता दोगे। देखिए नल हाइपोथेसिस, मैंने दो तरीके के हाइपोथेसिस बताई थी। नल हाइपोथेसिस हर चीज को नकारता है, ना कहता है, हर चीज में ना करेगा, नो डिफरेंशिएटेड करेगा, नो इफेक्ट कहेगा। कि अगर कोई चीज किससे रिलेटेड भी है ना, कोविड हुआ है, तो वो बोलेगा नहीं भाई कोविड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सो नो इफेक्ट, नो रीजन, नो एक्सप्लेनेशन, कोई भी नो डिफरेंशिएटेड, ठीक है, नो डिफरेंसेस, किसी तरीके कोई डिफरेंस भी नहीं, मतलब हर चीज को नकार देना। सो स्किन प्रॉब्लम आर नॉट कॉज बाय द केमिकल इन मेकअप प्रोडक्ट। तो यहां पर जहां पे नॉट लगा है दैट स्टेटमेंट इज अ नल हाइपोथेसिस, ये हमेशा नल हाइपोथेसिस ही होगी। सो यहां पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट,
यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करता है कि यस ये प्रॉब्लम जो है वो केमिकल के मेकअप प्रोडक्ट्स के कारण ही हुई है, ठीक है, और नल हाइपोथेसिस नकार देता है, मना कर देता है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। In which of the following activity potential and neutral creative and critical thinking and relative character? यहाँ पर critical thinking हम कहाँ करते हैं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है और जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर मैं सीधा डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग हम कहाँ करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये स्मॉल स्केल में भी होती है, लार्ज स्केल में भी होती है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल मौजूद होते हैं किसी चीज पर और फिर हम उस काम को करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हम उसके काम को यहाँ पर करते हैं और अच्छी तरीके से हम उसको करते हैं, वहां पर इन्वॉल्व होते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम न्यू न्यू चीजें क्रिएट भी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है और क्रिएटिवनेस भी होती है, यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर होती है। चलिए, एक्सप्लेनेशन दे रखिए, पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन टर्म ऑफ देयर। देखिए, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी टीचर है, क्या है, मैं क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान अ स्टडी ऑफ इफेक्ट। यहाँ पर एक टीचर है, यूनिवर्सिटी का टीचर है और वो प्लान कर रहा है किसके बारे में? किसके बारे में अध्ययन करने जा रहा है? इफेक्ट ऑफ अ लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर रिसर्च करने जा रहा है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन जो है उनकी, उसको लेकर यहाँ पर रिसर्च करने जा रहा है। बट किस टॉपिक को लेकर? सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को लेकर के, उन वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसको लेकर फॉर देयर स्कैलोस्टिक परफॉर्मेंस, और उनकी जो है पीछे की जो साइकोलॉजिस्ट की जो प्रॉब्लम्स है, परफॉर्मेंस है, उनको चेकआउट करने के लिए कि पहले उन्होंने किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करके, किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करके परफॉर्मेंस दी है, उस चीज को देखते हुए एज अ टर्म, उनके टर्म में, एंड इवैल्यूएशन, यहाँ पे मूल्यांकन करा जा रहा है उनका, कंडक्टिंग बाय एंड इंटरनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्टिंग करके। सो व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस स्टडी? तो पहले ध्यान रखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक एक्सट्रान्यूअस वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनमें से कौन होगा, क्योंकि टीचर यहाँ पर, यूनिवर्सिटी टीचर जो है यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट परफॉर्मेंस जो है उन्होंने देखनी है, ठीक है, एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को देखते हुए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा जो डिपेंड करता है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर टीचर की बात करूं तो टीचर यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो ले रहा है, वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है, वो किसी भी तरीके से कर सकता है यहाँ पर, तो वो क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसको किसी की भी जरूरत यहाँ पर नहीं है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। बट यहाँ पर जिनकी परफॉर्मेंस ली जा रही है वो कौन है? यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफ देयर स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस, यहाँ पर जो मेन इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन स्टूडेंट्स है, यहाँ पर क्या है, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका यहाँ पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन्हीं को यहाँ पर चेकआउट किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और यही उनसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, पढ़ेंगे इनको, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। एथिक्स की बात करी, नीचे जो नीति आचार है उनकी बात की जा रही है। इट इज द pertinent at which of the following stages of research? यहाँ पर कौन से स्टेज में एथिक्स जो बात करता है, सबसे ज्यादा एथिक्स हम यहाँ पर कौन से स्टेज में देखते हैं, सबसे ज्यादा pertinent कहाँ होता है ये, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेज होता है जहां पर हम सबसे ज्यादा एथिक्स की बात करते हैं, मतलब आचार नीति की बात करते हैं, तो कहां करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, डेलिमिटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग प्रोसीजर, टेक्निक्स, या डाटा कलेक्टिंग, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च एंड एफर्ट्स रिजल्ट, एंड डिसाइडिंग अ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ द परस्यू ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। मैं देखती हूँ जरा हिंदी में भी है कि नहीं है। हिंदी में भी दिया हुआ है, शोध की किस अवस्था में आचार साहित्य का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा प्रासंगिक होता है, तो सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्स्टिनेट किसमें होता है वही पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर इसका होगा? देखिए गाइस, इसका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए एथिक्स, आचार नीति की बात, आप आचार नीति की जरूरत ही आपको कब पड़ती है?
कब आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कब आपको आचार नीति, देखिए दो ही तो चीजों में ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आचार नीति किसकी होती है, खुद रिसर्चर्स की होती है जो रिसर्च करने जा रहा है, यस। और एक आचार नीति किसकी होती है, पार्टिसिपेशन की होती है, जिनसे वो इंटरव्यू लेने वाला है या जिनसे उनको क्वेश्चनिंग करने वाला है, यस। दो जने ही होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिनमें दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा वही आपका यहाँ पर आचार नीति वहां पर ज्यादा प्रासंगिक होगी, ठीक है। तो कहाँ होगा, इनमें से किस केस में जो है सबसे ज्यादा आप जो है करेंगे, डाटा कलेक्टिंग में। तीसरा इसका आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप डाटा का कलेक्शन करोगे। जब आप डाटा का कलेक्शन करोगे तो आपको पार्टिसिपेशन से मिलना पड़ेगा। तो आप पार्टिसिपेशन से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके भी आचार नीति को ध्यान में रखोगे और अपनी भी। तो यहाँ पर आप डाटा कलेक्टिंग के टाइम पर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होंगे, यस। डाटा एनालिसिस, जब आप डाटा एनालिसिस करोगे तब तो आप एनालिसिस करो डाटा, जब गलत होगा या कुछ होगा तब भी आपको उनकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्टिंग करना, रिजल्ट भी तो मैटर करता है यहाँ पर। जो उन्होंने आपको रिजल्ट दे रखा है रिसर्च रिपोर्ट में, जो भी उन्होंने अपनी अपना एक्सप्लेनेशन दे रखा है या आपको कुछ बताया है, वो चीजें, वो रिजल्ट भी तो बहुत मायने लगते हैं यहाँ पर। तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बहुत मायने लगती है। तो यहाँ पर आपकी जो आचार नीति है वो बिल्कुल यहाँ पे प्रासंगिक होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है। तो ये तीसरा स्टेप आपका जो होगा, बाकी आपका देख लेना, पढ़ लेना, बट इसमें आपका बाकी कुछ भी नहीं है जहां पर इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर एज द कार्डिनल सीन्स ऑफ द रिसर्च कंडक्ट। यहाँ पर कार्डिनल जो है सीन्स रिसर्च कंडक्ट कहां पर होता है, बिल्कुल आप निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में आचरण के कार्डिनल सीन्स के रूप में माना जाता है। तो कार्डिनल सीन्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें 3 चीजें पढ़ाई है, एक बारी में देख के ही आपको पता चल जाएगा कार्डिनल कौन सा इसमें होगा आपका, ठीक है। तो देखिए इनमें से आपने सिर्फ एक ही पढ़ा है जो मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी में क्या क्या आ जाता है, आपका आ जाता है फॉल्सिफिकेशन। यहाँ पर आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, जब आप अनुसंधान करते हैं तो आपको फॉल्सिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, फैब्रिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है और प्लेगरिज्म का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब यहाँ पर फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को गलत नहीं प्रूफ कर सकते यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर जो है किसी चीज का फॉल्स नहीं होना चाहिए, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है। आप ये देखते हो कि आपका जो भी आपने रिसर्च किया या जो भी अनुसंधान किया है उसको वो आप उसको झुटला नहीं सकते, आप उसको नकार नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट गलत है या कुछ है ऐसा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जब अनुसंधान करते हो तो आप शायद उसमें गलत मेथड यूज कर दो, ठीक है, गलत चीजें यूज कर दो, गलत टेक्निक्स यूज कर दो, जिसके कारण आपका जो अनुसंधान है वो गलत हो जाए। तो यहाँ पे फॉल्सिफिकेशन से बचने का कारण, जो फॉल्सिफिकेशन है या जो भी आपने फाइंड आउट किया है उसको आप जो है छुटला नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉल्सिफिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, मिथ्या नहीं होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट। सेकंड, फैब्रिकेशन होना चाहिए। फैब्रिकेशन होता है, मान लीजिए कि आपने किसी चीज के प्रति अनुसंधान के लिए आपने 80% डाटा इकट्ठा कर दिया। कितने परसेंट? 80% आपने जो है डाटा अपना इकट्ठा कर दिया, ठीक है। और अब 80% में 20% रह गया क्योंकि आपको अपना 100% डाटा देना है। अब 20% आप बनाकर लिख रहे हैं। क्या कर रहे हो? फैब्रिक कर रहे हो, यहाँ पे फैब्रिफिकेशन कर रहे हो आप यहाँ पर, मतलब 20% आप बनाकर डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पूरा टोटल कितने परसेंट देना है? 100% आपको अपना डाटा यहाँ पर कलेक्ट करना है, लेकिन आपको सिर्फ 80% ही मिला, 20% नहीं मिला, तो 20% आपने अपने से बना बनू के डाल दिया। तो यहाँ पर आप फैब्रिकेशन नहीं कर सकते हो। पहली बात जो है फॉल्सिफिकेशन नहीं कर सकते हो, मतलब जो भी आपने डाटा मेथड गलत वगैरह यूज कर रखा है ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते, गलत चीजें आप नहीं कर सकते जिसको आपको छुटलाना पड़े। दूसरा, फैब्रिकेशन नहीं कर सकते हो यहाँ पर, मतलब आप अपने डाटा में कुछ अपने आप से एड ऑन नहीं कर सकते हो बिना मतलब का, ठीक है। तो फैब्रिकेशन नहीं कर सकते। एंड प्लेगरिज्म नहीं कर सकते हो, आप साहित्य की चोरी नहीं कर सकते हो। साहित्य की चोरी भी 3 तरीके से होती है, वो भी मैंने आपको बता रखी है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेगरिज्म नहीं कर सकते, साहित्य की चोरी नहीं कर सकते। किसी का अगर आपने कुछ लिया है, कोई स्टेटमेंट लिया है, कोई थॉट लिया है या पूरा का पूरा रिसर्च रिपोर्ट आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर चोरी कहलाएगा, साहित्य की चोरी कहलाएगा, क्योंकि किसी ने अपनी मेहनत से अपना अनुसंधान रेडी किया होता है, ठीक है। अगर आप किसी की स्टेटमेंट ले रहे, कुछ ले रहे तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है, उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा, मैंने इस फलाना फलाना व्यक्ति का ये चीज उठाई है, ठीक है। बट आप यहाँ पर मेंशन कर देते तो बात तो खत्म है।
है। लेकिन अगर आप किसी का चुरा लेते हो और मेंशन भी नहीं करते हो तो वो आपका प्लेगरिज्म कहलाएगा, साहित्य की चोरी कहलाएगा। तो ये 3 चीजें जो है आपके कार्डिनल सिंस होते हैं जिनको आपको रिसर्च रिपोर्ट पे डालना भी पड़ता है और आपको ध्यान भी रखना पड़ता है कि ये चीजें आपकी ना हो, ठीक है, इनसे बचने का प्रयास करना पड़ता है आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको जिसको FFP भी कहते हैं। FFP का मतलब यहाँ पे फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म, ये 3 चीजें हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फैब्रिकेशन मींस मेकिंग अप डाटा। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? क्या मेकिंग अप डाटा, डाटा को बना देना, और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग देम विदाउट विजिटिंग द फील्ड एरिया। मतलब यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, रिपोर्टिंग भी करते हो, बट बिना किसी जगह पे विजिट किए। मतलब आप उस जगह पे जा नहीं रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पर बिना गए आपने फैब्रिफिकेशन कर दिया, मतलब खुद से डाटा क्रिएट कर दिया। मैंने क्या कहा, आपने 80% डाटा क्रिएट कर दिया और 80% में से 20% रह गया, और यहाँ पर उन्होंने आपने सोचा उन्हीं में से मैं रिलेटेड कुछ ना कुछ करके 20% डाटा यहाँ पे बना देता हूँ। आप जगह पे गए नहीं, विजिटिंग नहीं किया आपने, बट आपने खुद से डाटा यहाँ पे बना दिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है डुप्लीकेशन पब्लिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म। यहाँ पर आप जब किसी चीज का डुप्लीकेशन कर देते हो किसी पब्लिकेशन में, मतलब एक जगह पब्लिकेशन किया, दूसरी जगह पब्लिकेशन किया, तीसरी जगह भी पब्लिकेशन कर दिया, तो बार बार डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे पब्लिकेशन का। सो फॉर्म ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म, तो वो उससे आप क्या करते हो, सेल्फ प्लेगरिज्म, मतलब आप अपने ही साहित्य की चोरी कर रहे हैं। अपने साहित्य की चोरी मतलब आपने क्या किया, किसी दूसरे पब्लिकेशन में डाल दिया, किसका नाम, किसका साइटेशन दे दिया, अपना खुद का साइटेशन दे दिया। आप यहाँ पर क्या करते हो, अपना खुद का साइटेशन आप वहां पर डाल देते हो। तो यहाँ पर आप सेल्फ की क्या कर देते हो, यहाँ पे प्लेगरिज्म कर देते हो, साहित्य, खुद के साहित्य की चोरी कर देते हो। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? बताइए क्या लगता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है गाइस आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा भी दिया कि क्यों सही है। ठीक है, क्योंकि पहले फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, जहां पे आप रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं कर रहे हो, विजिटिंग भी नहीं कर रहे हो, बट आप यहाँ से खुद से ही फैब्रिफिकेशन, अपने आप से अपने डाटा को मेकअप कर देते हो, अपने आप से अपने डाटा को खुद से बना देते हो, मेकअप कर देते हो। एंड डुप्लीकेशन पब्लिकेशन में आपका क्या होता है, दैट इज सेल्फ प्लेगरिज्म। जब आप किसी भी चीज का अपनी ही मेंशन, खुद को ही बार बार दूसरे दूसरे अलग अलग पब्लिकेशन में खुद को ही डालते हो, दैट मीन्स अ सेल्फ प्लेगरिज्म। ये एक साहित्य के, खुद के ही साहित्य की चोरी आप कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको खुद को भी मेंशन करना पड़ता है, बट बार बार आप अपने आप को मेंशन नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेशन रीजन का क्वेश्चन है। असेशन में क्या कहता है, असेशन में कहता है नाउ डेज द वेब बेस्ड जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट, जो वेब बेस्ड जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मैनेजमेंट होता है, पीयर रिव्यू सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन का यूज करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, कॉमनली यूज अमंग द कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स एंड जर्नल्स पब्लिकेशन। जाहिर सी बात है आजकल आप क्या है, किस चीज का यूज कर रहे हो, आईसीटी का यूज कर रहे हो, आईसीटी का क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ठीक है, सो आईसीटी का क्वेश्चन है, आईसीटी का यूज कर रहे हो। रीजन क्या दे रहा है, ये रीजन बता रहा है कि यूजिंग सिस्टम जो है रिड्यूस कर देता है टाइम ऑफ सबमिशन, बिल्कुल आपका टाइम कम कर देता है, चेकिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ पब्लिशिंग, पब्लिशिंग का स्टेटस कर देता है, एंड क्रिएटिंग इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपकी क्वालिटीज है उन सबको इंप्रूव कर देता है, वर्क को इंप्रूव कर देता है। सबमिशन एज वेल एज द पीयर रिव्यू मैनेजमेंट कर देता है हर चीज को, जो डाटाबेस में होता है आपका। एंड मिस कम्युनिकेशन, लॉस्ट एंड डिले ऑफ द कम्युनिकेशन कैन बी मिनिमाइज, हर चीज को मिनिमाइज भी यहाँ पर कर देता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है? तो क्या लगता है, बट ऐसा लगता है अगर आप बिकॉज लगाकर चलिए तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट लग रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई करेक्ट लग रही है। तो आप बोल सकते हो कि पहली और दूसरी दोनों बातें बिल्कुल सही है, और आईसीटी का क्वेश्चन है गाइस ये, तो इसकी आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, कि यहाँ पर आप आईसीटी का यूज करते हो, और आईसीटी का यूज करके आपको क्या मिला, आईसीटी का यूज करके आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, आपकी जो भी क्वालिटीज है वो कितनी अच्छी तरीके से आती है, आप किसी तरीके का बार चार्ट, पाई चार्ट कुछ यूज करना चाहते हो, आप इजीली यूज करके अपनी चीजों को इजीली दिखा पाते हो। ठीक है, आप कितना कुछ अच्छा सा कर पाते हो। तो ये रिसर्चर्स में आपका बहुत काम करता है, बहुत सपोर्ट का करता है। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो वही चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए, जो भी हिंदी वाले हैं उनको वो बोलेंगे कि प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंदी में ही बता रही हूँ। देखिए अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। अगर प्रॉपर हिंदी आ जाएगी ना तो फिर तब आपको गड़बड़ हो जाएगा, तब आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में अगर कोई मीनिंग है तो मैं उसको भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ, अच्छी तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो आई थिंक इससे इजी मेथड एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर हिंदी में घुस जाऊंगी तो फिर मैं बिल्कुल अच्छे शब्दावली का प्रयोग करने वाली हूँ। ठीक है, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना परिभाषिक शब्दावली, हिंदी में पढ़ाती हूँ बच्चों को परिभाषिक शब्दावली, उनका यूज कर दूंगी फिर बिल्कुल आप कहोगे कि मैम कहाँ ही चलेगी। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल हिंदी में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप इसी से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये चीज आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड की है ना तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं फेल हो जाओगे। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आप अच्छे से कर लोगे, समझ जाओगे, क्योंकि इतनी भी बुरी टीचिंग नहीं करती मैं। ठीक है, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट है, क्या वो बात सही है? रेफरेंस दे रखा है, रेफरेंस का मीनिंग क्या बताया है? दीज मे एंड मे नॉट बी यूज इन द स्टडी, कि अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है या नहीं भी किया जा सकता है, किसका? रेफरेंस का, ऐसा बोल रहा है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी की स्टेटमेंट में दे रखा है कि इट इज द ओनली दो सोर्स, ये ऐसा सोर्स होता है विच इज यूज इन स्टडी, जिसका अध्ययन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट जो विच अमंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? तो क्या लगता है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगी इसमें? तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है मैं बताती हूँ आपको। नाइदर वन एंड नॉट टू, नाइदर वन, ना वन या टू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिल्कुल अगर ये ऑपोजिट होता, इस तरीके से कर दीजिए इसे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट दे रखी है। अगर रेफरेंस की स्टेटमेंट ये देखी दी होती कि इट इज ओनली द सोर्स विच इज यूज इन स्टडी, ये स्टडी में यूज किया जाता है, ये ऐसे सोर्स होते हैं, मतलब रेफरेंस में आप क्या करते हो? यूज भी करते हो सोर्स को और मेंशन भी करते हो। रेफरेंस में आप क्या करते हो? सोर्स का यूज किया, आपने किसी अनुसंधान कर रहे हो तो आपने किसी व्यक्ति का कुछ उठाया, थॉट वगैरह कुछ भी उठाया, आप सोर्स भी यूज कर रहे हो उसका, और आप सोर्स के साथ साथ उसको मेंशन भी करते हो, साइटेशन भी देते हो, उसको क्रेडिट भी देते हो। यहाँ पर रेफरेंस में तो यही करते हो ना आप लोग, तो रेफरेंस में आपको पता ना। तो यहाँ पर अगर इसकी स्टेटमेंट ये होती कि सोर्स एंड विट इज यूज्ड टू इन स्टडी, अपनी स्टडी में आप उसको यूज भी करते हो, तो ये स्टेटमेंट आपकी रेफरेंस की सही होती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी में जो चीज आपने यूज की है, जो चीज यूज की है वो तो आप डालते ही डालते हो बिब्लियोग्राफी, बट जो चीज आपने जो है पढ़ी भी है, मतलब आपने कहीं पे स्टडी की होगी, आपने कहीं पे पढ़ा होगा कुछ, आप उस चीज को भी वहां पर डाल सकते हो बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में दोनों चीजें होती है, जो चीज आपने यूज की है, किसी की उठाकर यूज की है, वो चीज भी आप डालते हो, और बिब्लियोग्राफी में जो चीज आपने कहीं से पढ़ी भी है ना, आप उस चीज को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हो, वो आपकी बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो दीज मे एंड मे नॉट बी यूज इन द स्टडी, ये आपका बिब्लियोग्राफी में आएगा। समझ आया? तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट दे रखी है एक दूसरे की, तो इसका आंसर होगा नाइदर वन और नाइदर टू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पर पता होना चाहिए रेफरेंस क्या होता है और बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लागरिज्म। अब देखिए इनमें से कौन सी चीज है जो प्लागरिज्म को बता रही है, साहित्य की चोरी को बता रही है। पहला होता है कॉपिंग योर ओन वर्क्स, जो आपके खुद के वर्क का है, जो खुद का काम है आपका, फ्रॉम वन रिसर्चर्स टू अनदर अमाउंट ऑफ प्लागरिज्म। यहाँ पर आप एक रिसर्चर्स का दूसरे रिसर्चर्स से अगर वहां पे नकल कर देते हैं तो आप क्या उस कॉपिंग को क्या मानोगे कि वो प्लागरिज्म है? सेकेंड, इफ वन वॉन्ट्स टू यूज, अगर कोई चाहता है कि वन ऑन रिसर्च, उनकी खुद की जो रिसर्च है, एंड देयर इज अ नो नीड टू मेंशन इन रेफरेंस, तो क्या अगर कोई किसी की जो है ऑन की रिसर्च, खुद की रिसर्च को यूज करना चाहता है तो वो यूज कर ले, बट वो उसका मेंशन ना करे, उसका रेफरेंस ना दे, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आई थिंक तो इधर से क्लियर हो जाना चाहिए। रेफरेंस इतना अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है, रेफरेंसिंग में हमें कितना कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज हमारी चेकिंग होने वाली होती है, आगे जाके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसके बीच में छानबीन हो सकती है। अगर कहीं पर हम गलत पाते हैं तो हमारे अनुसंधान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हमारे अनुसंधान को नकार दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातों का हमें यहाँ पर जो है गाइस ध्यान रखना पड़ता है।
ठीक है, तो इसका जो हम बोलेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 1 है, सेकंड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। पहली करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। पहली स्टेटमेंट बोला कि अगर हम किसी की कॉपी कर लेते हैं, मतलब किसी के ओन वर्ड्स जो है किसी ने काम कर रखा है उसकी रिसर्च रिपोर्ट से अगर हम कुछ कॉपी कर लेते हैं तो क्या वो प्लैगरिज्म कहलाएगा? तो बिल्कुल वो प्लैगरिज्म है, वो साहित्य की चोरी आपने की है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर सेकंड स्टेटमेंट में कहा कि अगर आप किसी की साहित्य की चोरी किसी का कर लेते हो, रिसर्चर्स में डाल देते हो, बट आप उसको मेंशन ना करो, मेंशन ही मत करो उसको, तो ये चीज गलत है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप उसको मेंशन नहीं करोगे तो वो व्यक्ति आप पर क्लेम डाल देगा कि इसने मेरे साहित्य की चोरी कर दी, मैंने इतनी मेहनत से कोई चीज बनाई थी और इसने मेरे साहित्य की चोरी कर दी। तो मैंने आपको कहा कि जिस व्यक्ति का आप जो भी उठाते हो उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है, और उसको क्रेडिट कैसे दोगे? उसको रेफरेंस देकर, बाय एमएलए या एपीएल के द्वारा आप उसको रेफरेंस देकर उसको जो है उसका थोड़ी सी उसको जगह दोगे, क्रेडिट दोगे, उसको थोड़ा स्पेस दोगे अपने रिसर्च रिपोर्ट में, और उसका नाम मेंशन करोगे, कौन से पब्लिकेशन से लिए, सब कुछ डालोगे, तो उसको रेफरेंस देना पड़ता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। Which of the following scale of measurement has fixed starting point? कौन सा आपका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड प्रोसेसिंग अ जीरो पॉइंट और अ करेक्टर ऑफ ओरिजिन, जिसको आप करेक्टर ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, जीरो पॉइंट भी कहते हैं, एंड फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है आपका, वो कौन सा होता है इसमें से? तो वही आपको बताना है। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है स्केल ऑफ डाटा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्केल ऑफ डाटा का क्वेश्चन है, जहां पर आप जीरो से, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जीरो जहां पर आ जाएगा, मतलब जीरो पॉइंट से जहां डिनोट करेंगे, वो आपकी कौन सी स्केल होगा? तो वो आपका रेशो स्केल होता है, जहां पर आप जीरो से भी वो करते हो और उसके अंदर आपके सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ओरिजिन ऑफ सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर आपके आ जाते हैं, इंटरवल भी आ जाता है, ऑर्डिनल भी आ जाता है, नॉमिनल भी आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। और मैंने इसमें इस तरीके से आपको बताया ना, ठीक है। और NOIR, यहाँ आपका नॉमिनल होता है, यहाँ आपका ऑर्डिनल होता है, यहाँ आपका इंटरवल होता है, और यहाँ आपका रेशो होता है। तो रेशो स्केल की ही बात कर रहा है ये, कि रेशो स्केल होता है आपका जिसको आप फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका, और यहाँ पर आप जीरो पॉइंट से शुरू करते हैं, और करेक्टर ओरिजिन क्या होता है, इसके अंदर सब आ जाते हैं आपके, नॉमिनल भी, ओरिजिनल भी, और जो है आपका ऑर्डिनल भी और इंटरवल भी, तीनों के अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से इसको मापना पड़ता है, अलग अलग तरीके से चेकआउट करना पड़ता है, और दो आपके यहाँ पर जो है क्वालिटेटिव होते हैं और दो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वालिटेटिव होते हैं और वो आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए पता चल गया ना इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका रेशो स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो स्टडीज के ऊपर बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर कंसीडर, तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या कंसीडर किया जाता है इन स्टैटिकल एनालिसिस? जब हम स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं तब ऐसे वेरिएबल को क्या बोला जाता है? जहां पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए, तो उसको आप क्या कहोगे? कौन सा वेरिएबल कहलाएगा वो? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, क्या वेरिएबल कहलाएगा? तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए इसका आंसर जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट। टीचर यहाँ पर क्या है? टीचर लर्नर की बात करूं, टीचर यहाँ पर क्या है? टीचर यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। टीचर यहाँ पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी तरीके की आपका ऑब्जर्वेशन कर सकता है, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपसे जो है आपका यहाँ पर इवैल्यूएशन कर सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी मेथड यूज कर सकता है वो यहाँ पर आपके ऊपर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा अगर उसका उसके ऊपर भी कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को काम दिया हुआ है, स्टूडेंट ने काम करना है, ठीक है, तभी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। बट यहाँ पर वो कोई काम करे या ना करे तो उसके नीचे भी उसके अंदर क्या आ जाते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ जाते हैं। अगर उसने कोई टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया है
तो उसका कारण, उसके एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं कि मे बी शायद उसे फीवर आया होगा, मे बी शायद उसको जो है उसकी तबीयत खराब होगी, मे बी वो मेंटली जो है ठीक नहीं होगा, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकते हैं उसके टेस्ट ना याद करने के, ठीक है। तो यहाँ पर उसके कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होते हैं। तो डिपेंडेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है कौन सा यहाँ पर वेरिएबल स्टैटिकल एनालिसिस में यूज किया जाएगा, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट को आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनिपुलेट मतलब उससे हेराफेरी कर सकते हो। जो टीचर है, टीचर आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है, अलग अलग तरीके से आपको कभी कोई एक्सपेरिमेंट यूज करेगा, कभी कोई टेक्निक यूज करेगा, कभी किसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा, अलग अलग चीजें कर सकता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है। मॉडरेटर यहाँ पर क्या कर सकता है, वैसे तो मॉडरेटर इसका पार्ट है ही नहीं है। मॉडरेटर इसका पार्ट क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तीनों ही आ जाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल, ये तीनों आ जाते हैं। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, कंट्रोल वेरिएबल जिन चीजों को आप कंट्रोल में कर सकते हो, मतलब जिनमें आप कुछ चेंज कर सकते हो, वो आपका कंट्रोल वेरिएबल के अंदर आ जाता है। जो ऑलरेडी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके कुछ रीजंस होते हैं वही आपके कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। जो डिपेंडेंट के हाथों में होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली उसे कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर फीवर है, फीवर होने के बावजूद भी वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंट्रोल वेरिएबल्स के अंदर आता है। पर मॉडरेट वेरिएबल जो इसके अंदर नहीं आएगा, मॉडरेट में वेरिएबल में आपको मॉडरेटर होता है जो उसको घटा बढ़ा के जिस तरीके से चेकआउट कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल को ही आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंटेटिव प्रोपोर्शन विद अननोन वैलिडिटी। यहाँ पे जो टेंटेटिव प्रोपोर्शन है वो एक अननोन वैलिडिटी के साथ है, स्पेसिफाइज करता है रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन द टू एंड मोर वेरिएबल इज कॉल्ड। एक या एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अज्ञात वैधता के साथ एक अस्थायी प्रस्ताव, टेंटेटिव अस्थायी प्रस्ताव जो दो या दो से अधिक चर के बीच में संबंध को निर्दिष्ट करता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा वो। जो एक या एक से ज्यादा चीजों को यहाँ पर बताएगा, तो वो क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश की, क्वेश्चन इसी तरीके से तो घुमा फिरा के आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, क्या वो प्रॉब्लम होगी जिसको वो दो या दो से अलग तरीके से बताएगा। नहीं, प्रॉब्लम में तो आप क्लियर होते हो ना कि ये प्रॉब्लम के ऊपर आप यहाँ पर रिसर्च करने वाले हो। प्रपोजर होगा, प्रपोजर तो आप बात का काम है, बात का प्रोसेसर है, उसमें तो इस तरीके से दो या तीन के वेरिएबल की बात नहीं होगी। डिजाइन की बात होगी, नहीं डिजाइन की भी नहीं। यहाँ पर रिसर्च हाइपोथेसिस की बात होगी। रिसर्च हाइपोथेसिस में आप क्या करते हो, रिसर्च हाइपोथेसिस में आप दो या दो से ज्यादा चीजें क्रिएट करते हो, आप दो या दो से ज्यादा हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। आप यहाँ पर डिफाइन करते हो कि जो भी आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की है वो हाइपोथेसिस आपकी राइट भी हो सकती है, वो आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। वो हाइपोथेसिस आपके पार्शियल राइट एंड रॉन्ग भी हो सकती है, मतलब वो आधी गलत आधी सही भी हो सकती है, बट मेनली आपकी राइट या रॉन्ग होगी। तो जो भी आप हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो वो आपकी दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है हाइपोथेसिस, और वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। ये चीजें इसके अंदर होती है। तो वो बिल्कुल टेंटेटिव होता है, मतलब अस्थायी होता है, बिल्कुल श्योरिटी नहीं होती है, टेंटेटिव है वो। टेंटेटिव मतलब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो अस्थायी है, टेंटेटिव है। तो जहां टेंटेटिव की बात की गई होगी ना, तो वहां पे सीधा हाइपोथेसिस पे आ जाना। बस इतनी सी बात याद रखना, जहां टेंटेटिव की बात की गई होगी वहां पर आप सीधा हाइपोथेसिस में आ जाना, क्योंकि वो चीज आपकी श्योर भी राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। और हाइपोथेसिस एक ऐसी है जहां पे आपकी जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, और फिर आप उसको क्या करने की कोशिश करते हो, आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हो। वैलिडी यहाँ पर जो है वैलिडिटी करने की, अननोन वैलिडिटी होती है, मतलब एक हाइपोथेसिस आपने क्रिएट की, वो अननोन वैलिडिटी को आप यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करते हो। और जब आप उसको प्रूफ करते हो, अगर वो सही साबित होगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर वो गलत साबित होगी तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। और ये पूरा काम प्रोसीजर किसमें होता है, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर होता है, अनुसंधान परिकल्पना के अंदर होता है। बस इतने से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following kind of research does not require the formulation of hypothesis? यहाँ पर बोला है निम्न में से किस प्रकार के जो शोध हेतु परिकल्पना होती है तैयार करने के लिए आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर, जिसकी जरूरत नहीं होती है एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, सर्वे की, नॉर्मेटिव स्टडी की या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। तो क्या इसका आंसर होगा। बस अब क्वेश्चन हमारे फिनिश होने वाले हैं।
गाइस देखिए, यहाँ पर इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं होती। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करूं, एक्सपेरिमेंटल तो आप करोगे ना, आप हाइपोथेसिस कर रहे हो तो आप हाइपोथेसिस का आगे जाके टेस्ट भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जाके हाइपोथेसिस इसका तो यूज करने वाले हो। सर्वे का यूज भी आप डेफिनेटली आप सर्वे का यूज भी यहाँ पर करने ही वाले हो, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ऐसा भी हो सकता है कि जिस टॉपिक के ऊपर आप अनुसंधान करने वाले हो वो लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, लंबी भी चल सकती है, शायद 1 साल का समय लग जाए, शायद 2 साल का समय लग जाए, शायद 1 महीने का समय लग जाए, कितना भी लॉन्ग टाइम पीरियड चल सकता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी हो सकती है। नॉमिनेटिव स्टडी की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इसमें आपको नॉमिनेटिव की स्टडी नहीं करनी पड़ती है। नॉमिनेटिव स्टडी होता क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो इसका आंसर होगा आपका सी, नॉमिनेटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव स्टडी, जिस स्टडी में आप क्या करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर नॉमिनेटिव स्टडी क्या होता है, नॉमिनेटिव स्टडी डज नॉट रिक्वायर्ड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। स्टडी या फिनोमिना, ये किसी भी फेनोमेना कुछ नेचुरल जो हैपनिंग हुई होती है उसके ऊपर स्टडी की जाती है। अबाउट इट शुड बी सजेक्टिंग इंप्रूवमेंट, यहाँ पर आप क्या करते हो, सजेस्ट करते हो, किसी को सजेस्ट करना, किसी को सलाह मशवरा देना, सजेशन देना टू इंप्रूवमेंट, कि आप इस काम में ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, दैट इज अ नॉमिनेटिव स्टडी। समझ आया, जहां पर आप इंप्रूवमेंट की सलाह दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है अ नॉमिनेट स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर गैजेट, मान लीजिए कोई गैजेट है, कोई भी गैजेट हो सकता है, वुड बी अबाउट अ रिव्यू ऑफ अ फीचर, जब आपने उसके फीचर्स देखे, उसके गुणात्मक चीजों को देखा, वुड रिकमेंड सम इंप्रूवमेंट, आपने उसको उसके लिए क्या बोल दिया कि मुझे लगता है कि इस गैजेट के अंदर ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, ठीक है, या ये चीज में चेंजेस करने चाहिए इन फ्यूचर में, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर क्या कहोगे, उसको आप यहाँ पर नॉर्मेटिव स्टडी कहोगे। क्लियर हो गया, जहां पर आप इंप्रूवमेंट की बात करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ टीचिंग कर रही हूँ, मान लीजिए मेरी विजुअल चीज सही नहीं आ रही, मतलब मेरी पिक्चर सही नहीं आ रही, या मेरी प्रेजेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, मेरी प्रेजेंटेशन में आप बोलोगे कि मैम बहुत ज्यादा छोटा नजर आ रहा है ना, तो छोटा नजर आना, तो आप मुझे क्या कर रहे हो, आप मुझे सजेशन दोगे, नॉमिनेटिव स्टडी है, अब आप मुझे सजेशन दोगे कि मैम अगर आप आगे जाके वो बनाओगे, प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो मैम आप उसमें ये इंप्रूवमेंट कर देना कि आप जो चीजें आप जो प्रेजेंटेशन में डाल रहे हो ना, उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाना, ताकि वो हमें विजिबिलिटी हो उसकी, हम उसे अच्छे से देख सके। तो आपने मुझे यहाँ पर सजेशन दे दिया, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का सजेशन दिया ना, तो दैट इज कॉल्ड आपका नॉर्मेटिव स्टडी, उसको नॉर्मेटिव स्टडी कहेंगे। आई होप माय क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से काइंड की यहाँ पर जरूरत नहीं होती अपने हाइपोथेसिस में, तो नॉर्मेटिव स्टडी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। एट द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस, जब हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, इन विच द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, एंड हैज बीन यूज्ड टू अ रिसर्चर, रिसर्चर्स भी यूज करता है, द एविडेंस वारंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, जहां पर हम एविडेंस वारंट को रिजेक्ट कर देते हैं, वो कौन सा है, नल हाइपोथेसिस होता है, जिसको HO से डिनोट करते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ रिसर्चर्स विल बी डीम्ड एप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर कौन सा जो रिसर्चर्स का होगा वो बिल्कुल डीम एप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो हिंदी में भी है यहाँ पे, डाटा विश्लेषण के चरण में जिनमें एक शोधकर्ता जो होता है उनके द्वारा मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, एक जो शोधकर्ता रिसर्चर जो है वो अलग अलग टेक्निक्स का यूज करता है। साक्ष्य शून्य जो परिकल्पना होती है, मतलब जो ये अपना नल हाइपोथेसिस होता है, इसकी अस्वीकृति का अधिकार देता है, ये बिल्कुल उसको अस्वीकार करने का अधिकार देता है। शोधकर्ता का निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जो है वो उचित माना जाएगा, तो सबसे उचित निर्णय यहाँ पर कौन सा माना जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, दोनों बातों को जरा, जो क्वेश्चन है ना उसे अच्छे से समझ जाओगे तो आंसर फाइंड करना बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे हिंदी में भी है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है ये ध्यान में रखेंगे तो जरूर सही डिसीजन लेंगे। देखिए इसका आंसर होगा बी। अब बी आंसर क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूँ। बी आंसर क्यों होगा, सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको पढ़ाया ना, दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस में एक में था कि अगर नल हाइपोथेसिस गलत है
बट हम उसको सही प्रूफ कर देते हैं। मतलब नल हाइपोथेसिस क्या करनी थी, हमें रिजेक्ट करनी थी। नल हाइपोथेसिस अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप उस चीज को क्या कर देगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो वहां पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है। बट अगर हम फेल टू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो जाएंगे, हम उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाएंगे, हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें होती है। तो यहां पर जो आपको बी में है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, अगर रिजेक्टिंग कर रहे हो आप नल हाइपोथेसिस को, तो जाहिर सी बात है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, मतलब सब्सटेंटिव रिसर्च क्यों बोल रहा है, सब्सटेंटिव रिसर्च मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो सब्सटेंटिव जो रिसर्च होगी वो उस हाइपोथेसिस को क्या कर लेगी, एक्सेप्टिंग कर लेगी। ठीक है, तो सब्सटेंटिव से आप डिफरेंशिएट मत करना, बिल्कुल सेम ही लेकर जाना, मतलब अल्टरनेटिव। दूसरी तो अल्टरनेटिव है ना, मैंने जाहिर से आपको कहा था कि अगर एक हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे तो अल्टरनेटिव अपने आप ही उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यहां पर हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, तो अल्टरनेटिव ऑलरेडी उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यहां पर अगर नल हाइपोथेसिस, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि जिस टेक्निक में एविडेंस वारंट ये कहता है कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो एक्सेप्टिंग द सब्सटेंशियल रिसर्च, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लास आपको काफी बेनिफिशियल लगी होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो यहाँ करवाती हूँ, जो यहाँ पढ़ाती हूँ, वो सब चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। तो क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड करना शुरू कर दीजिए। और अभी देखते हैं एमसीक्यू क्लासेस होगी नेक्स्ट हमारी, ठीक है, होगी या सीधा हम चैप्टर शुरू करेंगे, अपनी नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। देखते हैं, कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। कोशिश तो कम्युनिकेशन की है, बट देखते हैं कौन सी वाली यूनिट हम यहाँ पर उठाने वाले हैं। तो आप लोगों को रेगुलर क्लासेस जो है अटेंड करनी है, और टाइमिंग जो है वो चेंज किया जाएगा। टाइमिंग जो है, जो भी टाइमिंग होगा वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में बता दूंगी, और हो सके तो एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी टाइमिंग के रिगार्डिंग, ताकि सभी बच्चे जो है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है अटेंड कर सके। तो क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग क्लासेस का पता चलता रहे, और शेयर करें जितना भी ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट रखते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम उन्होंने क्रैक करना है। सो इस बार जून का जो एग्जाम होगा वो आपके हाथों में है। अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हूँ एज अ टीचर, ठीक है, एज अ प्रोफेसर आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट आपका काम है कि आपको किस तरीके से उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपके हाथों में। तो ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी फीडबैक होगा, फीडबैक दे सकते हैं। और जो है क्लास के सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट देख दीजिए, क्लासेस अटेंड नहीं किए क्लास अटेंड कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कंसेप्चुअल हो जाइए, क्योंकि एग्जाम में इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।